बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमशीरा, वो रिवायत करती हैं। और ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई है। फरमाती हैं कि क़ालत क़दिमत अलैया उम्मी वहिया मुशरिकतुन फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तफ़्तैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु व इन्न उम्मी क़दिमत वहिया राग़िबतुन अफ़असिलु उम्मी क़ाल नअम सिली उम्मक। फरमाती हैं कि मेरी वालदा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक था, मेरी वालदा मेरे पास हाजिर हुई, मेरी खिदमत में आई मेरी वालदा, और फरमाती हैं कि वो मुशरिका थी उस वक्त, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मेरे घर आई। अब मैं आकर इस्लाम की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी वालदा मेरे पास आई हैं, मुसलमान नहीं हैं, हैं मुशरिक, तो फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है कि इस उसके मुशरिक होने के बावजूद भी क्या मैं उससे सिला रहमी करने की पाबंद हूँ? उसके मुशरिक होने के बाद क्या पाबंद हूँ? क़ाल नाम सिली उम्मक, हाँ वो तुम्हारी माँ है, मुशरिक है तो अलग बात, मगर तुम्हारी माँ है, उसके साथ सिला रहमी के साथ पेश आओ, यानी उसकी खिदमत करो, आओ भगत करो, शफकत के साथ पेश आओ। आकर मुशरिक होकर आका अलैहिस्सलाम ने सिला रहमी का हुक्म दिया। इसी तरह एक और हदीस है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी, ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम में मरवी है। फरमाते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स के ऊपर एक हुल्ला देखा, एक शानदार जुब्बा, ऊपर डाला हुआ जुब्बा एक देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसको ख़रीद लीजिए, यानी बेचने के लिए था एक शख्स के पास। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसे ख़रीद लें। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, ख़रीद लें। इब्ता हाज़िही तलबिसुहा यौमल जुमा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप उसको अर्ज़ किया ख़रीद लें ताकि आप तलबिसहा यौमल जुमा, जुमा के दिन आप इसको पहना करें, प्यारा खूबसूरत जुब्बा है। वइज़ा जाअकल वफ़ूद, जब वफ़ूद आते हैं आपकी बारगाह में, डेलीगेट्स आते हैं मिलने के लिए, बाहर के मेहमान आते हैं, तो आका इस जुब्बा को ज़ेब तन फरमाया करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा यल्बिसु हाज़िही मिन मन ला खलाक़ लहू फ़िल आखिरा, ये जुब्बा वही पहनेगा जिसका आखिरत में जिसका कोई हिस्सा और नसीब नहीं है। कैफ़ अल्बिसुहा वक़द कुल्त फ़ीहा मा कुल्त, आपने जो चाह कह दिया, मगर मैं इसको कैसे पहन सकता हूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो वो जो जुब्बे थे वो जुब्बे पेश किए गए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जुब्बा जब आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए, तो वो जुब्बा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया, जिस जुब्बे की ऊपर बात होगी। उस तरह के कुछ जुब्बे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश किए गए। फ़ारसला इला उमर मिनहा बिवाहिदा, आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तो नहीं पहना, जो बात ऊपर आप फरमा चुके अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके मुताबिक, मगर उसका एक जुब्बा उसमें से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। इस पर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ किया, कैफ़ अल्बिसुहा वक़द कुल्त फ़ीहा मा कुल्त, या रसूल अल्लाह इसके बारे में जो कुछ आपने फरमा दिया है कि इस जुब्बा को वही पहनेगा जिसका आखिरत में हिस्सा नहीं, तो अब वो सुनकर जो आपने फरमा दिया, मैं अब इस जुब्बा को कैसे पहन सकता हूँ? खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक़ से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक़ से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं,
ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार के बोध गया में 5 धमाके, मुतादिद अफराद जख्मी, पुलिस तलाश में मसरूफ। नरेंद्र मोदी ने दरपर्दा नीतीश कुमार को सबक सिखाने की दी धमकी, मोदी की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्रामा, JDU का जवाब। अमित शाह ने मुतनाज़ा राम मंदिर का मसला कुरेदा, अयोध्या में मंदिर तामीर कराने का पार्टी का वादा दोहराया। राघव जी का राज फाश करने की बड़ी कीमत, शंकर पटेरिया को पड़ी चुकानी, पटेरिया की बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत मुअत्तल। मिस्र में अलबरदाई निगरा वजीर आजम नामजद, काहिरा में मुर्सी हामियों के मुजाहरे जारी। और विंबलडन मेंस फाइनल में आज मरे और जोकोविच के दरमियान होगी खिताबी जंग। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां के बोध गया में कई धमाकों की खबर है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक महाबोधि मंदिर के करीब धमाका हुआ है। इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में 5 धमाके सुने गए। इन धमाकों में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर है, ताहम कितने लोग इन धमाकों में जख्मी हुए हैं इनकी तादाद का अभी पता नहीं चल पाया है। अलसुब पेश आए इस वाकये से इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में इलेक्शन की मुहिम का आगाज नीतीश कुमार पर दरपर्दा हमले से किया है। उन्होंने ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी के जरिए बिहार के लीडरों को खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मोदी ने मजीद कहा कि बिहार के अवाम इंतखाबात में अपना फैसला सुनाएंगे। उधर JDU ने नरेंद्र मोदी की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मजे का खेज करार दिया। JDU लीडर विशिष्ट नारायण सिंह का कहना है कि बिहार के अवाम को पहले बुनियादी सहूलियात की जरूरत है। वजह है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को प्रमोट किए जाने पर JDU ने 17 साल पुराना नाता बीजेपी से तोड़ लिया था। मोदी जी ने यही कहा जो वहां का कार्यकर्ता आज महसूस करता है। आज बिहार में भाजपा का कार्यकर्ता महसूस करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का इस्तेमाल करके नीतीश जी ने पदोन्नति की और उसके बाद जो धोखेबाजी की या जो लोगों ने जिस चीज़ के लिए वोट दिया था
हमें बीजेपी और जेडीयू को वहां का मैंडेट था लोगों का कि हम इकट्ठे ये सरकार चलाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने राजनीति की वजह से उस मैंडेट को खारिज करके जिनके विपक्ष में वो लड़े और तमाम चुनाव और राजनीति जिनके विपक्ष में की, उन्हीं के साथ जाकर वो भ्रष्टाचार की गोंद से चिपक गए हैं। हाई टेक्नोलॉजी का माध्यम बनाकर ये किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के अपने कर्जकर्ताओं का ध्यान है, उनको आकर्षित करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। इस हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहां ज्यादा होता है जहां हाई लिटरेसी अवेयरनेस बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है, तो इसका समाज पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। जहां की बड़ी आबादी के पास टेलीविजन की सुविधा नहीं, जहां की बड़ी आबादी के पास समाचार पत्र नहीं है, तो पहले तो उनके बीच में हाई टेक्नोलॉजी पहुंचे, सबसे बड़ी चुनौती यह है। और हम लोगों ने करते। और अब बात करेंगे अमित शाह के अयोध्या दौरे की। मुतनाज़ा राम मंदिर का मसला बीजेपी फिर कुरेद रही है। पार्टी के यूपी उमूर के इंचार्ज बनने के बाद अमित शाह पहली बार आरजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर बनाने का राग अलापा। भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। अमित शाह की वाणी क्या बीजेपी में नई जान फूंक पाएगी? पार्टी आइंदा आम इंतखाबात और उससे कबल 6 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी में जुटी है। इंतखाबी तशहीरी कमेटी की कमान गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है, तो उनके भरोसेमंद सिपाही अमित शाह को यूपी उमूर का इंचार्ज बनाया गया है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद उत्तर प्रदेश में हाशिए पर आ चुकी पार्टी अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो राम मंदिर का आजमूदा नुस्खा फिर आजमाना चाहती है। मुल्क की सियासत में इक्तदार के गलियारे तक रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। रियासत में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी की निगाहें कम से कम 40 नशिस्तों पर है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन शासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। अमित शाह का बयान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि वो सिर्फ मंदिर का मसला ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मुतनाज़ा मकाम पर पुरशिकोह मंदिर बनाने का पार्टी का वादा भी दोहरा रहे हैं। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। पार्टी मंदिर मसले को हवा देकर फिर से लोगों को राग़िब करना चाहती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी कारगर होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि बीजेपी के बहकावे में अब लोग नहीं आने वाले। उन्होंने बीजेपी के हाथों में एक बार इख्तिदार की बागडोर सौंप कर देख लिया है। भगवान जाने क्या जवाब देंगे इसका। यही जवाब देंगे कि एक बार नहीं कई बार इस इशू को उठाया है, उसके बाद सरकार भी बनाई है और जब सरकार थी तब क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि हम वो बातें कहें जिसका अधिकार हमको नहीं है। तो मामले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई छीन तो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा होगी तभी कोई आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हमारी आम जनता को इतना मासूम क्यों माना जा रहा है कि आम जनता के सामने पूरी बात ना रख के सिर्फ एक ऐसा पहलू रखा जाता है जिससे भावना को भड़काया जा सके या समझने की भावना भड़कती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास ये है कि हमारे देश में लोग इतने अब समझदार हैं और उनके अनुभव ऐसे रहे हैं कि अब वो किसी की फुसलाने में या किसी के बहकाने में नहीं आने वाले। क्या बीजेपी को अभी भी राम का ही सहारा है? आप ये उनसे पूछे। और अब बात करेंगे बदफेली सीडी की। मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा करने वाली सीडी मामले में इस इंकशाफ के बाद कि यह काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर शिवशंकर पटेरिया ने किया है। उन्हें बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया। बीजेपी के कुछ लीडर अब राघव जी की हिमायत में उतर गए हैं, जबकि मुतासरा नौजवान लापता है।
बगैर साक्ष्य के तो बात होती नहीं, तो साक्ष्य इकट्ठे किए फिर मैंने। ये मुहिम आपने कब शुरू की थी, कितनी सीढ़ियां और कहाँ बनवाई? अप्रैल में चालू हुई है, 22 दिन लगातार चली। फिर ऑडियो की जगह वीडियो नहीं बन रही थी, तो उसको लड़के को मैंने ट्रेन में भेजा कि उनकी सेवा करो ट्रेन में, और ट्रेन की लाइट चालू कर लेना। तो ट्रेन की रेवांचल एक्सप्रेस की उसने चालू कर ली, बढ़िया सीढ़ी उसकी बन गई। जैसी कितनी सीढ़ियां बनवाई आपने? टोटल 22 दिनों की है सीढ़ी लगातार 22। शिवशंकर पटेरिया को अपने इस दावे का खमियाजा उन्हें पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तली की सूरत में भुगतना पड़ा। ये वही मामला है जिसके तहत मध्य प्रदेश के साबिक वजीर राघव जी पर अपने मुलाजिम के साथ बदफेली का इल्जाम लगा है। बीजेपी के प्रदेश सदर नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवशंकर पटेरिया को पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। ताहम जब उनसे राघव जी को पार्टी से हटाने के सिलसिले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कुछ यूँ जवाब दिया। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे भी जानकारी में वो लाए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा। तो जब तक विषय पूरा प्रकाश में नहीं आता तब तक उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है। इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब चूंकि सामने न तो फरियादी है, ना कुछ है, ना आगे जांच हो पा रही है। अब जब आगे कोई घटना बात आएगी तब देखेंगे क्या करना। उधर मुतासरा लड़का अचानक लापता हो गया है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़के को तलब किया गया था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा। नहीं, अभी हमारे पास में कोई इसकी सूचना नहीं है कि वो लापता है या स्वेच्छा से वो अभी नहीं आया या कोई और कारण है। लेकिन यदि ऐसी कोई सूचना आती है कि वो मतलब लापता है या उसके परिवारजनों द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है तो उसके हिसाब से जांच की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी से मुअत्तल किए गए लीडर शिवशंकर पटेरिया के हक में भी नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी इंडिया में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का ब्राह्मण समाज भाईचारा सम्मेलन आज लखनऊ के रमाबाई स्टेडियम में मुनक्किद होगा। बीएसपी सरबराह मायावती इस सम्मेलन की मेहमान खुसूसी होंगी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र ने शनिचर की शाम सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट ब्रजेश पाठक और साबिक वजीर नकुल दुबे और अनंत मिश्रा भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करदा कुल जमाती मीटिंग का बायकॉट किया है। ममता बनर्जी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तृणमूल कांग्रेस के मशवरों को नजरअंदाज कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि रमजानुल मुबारक के दौरान पंचायत इंतखाबात मुनक्किद करने से मुसलमानों को दुश्वारी पेश आएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की हठधर्मी के सबब कई इम्तिहानात को भी मुलतवी करना पड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पार्टी को मुल्क के लिए कौमी आफत करार दिया। भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त नुक्ताचीनी की। योग गुरु ने आजादी से अब तक मुल्क में फैली बदउनवानी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। इस देश के लिए जिस तरह से जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं और केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय आपदा है इस देश के लिए। बात करेंगे इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की। सीबीआई ने कहा है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी के साबिक अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह है कि इस मामले में सीबीआई की पहली फर्द जुर्म में राजेंद्र कुमार का नाम मौजूद नहीं है। ताहम CNN IBN से बातचीत के दौरान सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने राजेंद्र के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईबी खुद को कत्ल के इल्जाम से बरी कराना चाहती है तो वो अदालत से रुजू हो सकती है। सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इशरत दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थी भी तब भी किसी को उसे कत्ल करने का कोई हक नहीं है और न ही मुल्क का कानून किसी एजेंसी को इसकी इजाजत देता है। उधर दिल्ली में समाजी तंजीम अनाहत की जानिब से इशरत जहां के अफराद खाना के साथ इजहार यगानगत के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में समाजी कारकुन शबनम हाशमी, CPM लीडर बरिंदा करात, इशरत जहां की वालिदा और बहन के अलावा मुल्क के नामवर समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की और फर्जी इनकाउंटर मामले पर अपने अपने अंदाज में रोशनी डाली। इशरत की बहन मसर्रत जहां ने अपनी बड़ी बहन को मासूम बताया और कहा कि उन्हें मुल्क के निजाम कानून पर पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। फेक एनकाउंटर किलिंग हुआ, ये मोदी गवर्नेंस का एक खूनी मिसाल है। जब लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नेंस हिंदुस्तान के लिए मॉडल है, आज सीबीआई की चार्जशीट जो आज अदालत के समक्ष है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश के तहत एक बच्ची की हत्या की गई थी और मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में इस प्रकार की गवर्नेंस का जो मिसाल है वो कोई भी जल्लाद पसंद जो भी करते हैं वो निश्चित रूप से सख्त शब्दों में इसका खंडन करेंगे। कानून के हाथ गिरबानों तक पहुंचने लगे और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डेस्परेशन है कि किस तरह हम इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक दें। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग सिर्फ इसलिए जमा हो रहे हैं कि हम सरकार को ये बता सके कि अगर आप इसमें कुछ ढुलमुल करेंगे या यूपीए की होम मिनिस्ट्री अनड्यू प्रेशर डालेगी सीबीआई के ऊपर तो लोग हिंदुस्तान के चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहन के साथ हो वो किसी और के साथ ना हो और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि जो हादसा मेरी बहन के साथ हो, जो दुख तकलीफ हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो देश का कोई व्यक्ति ना बर्दाश्त कर सके। और मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है। बार बार हमने ये बात कही कि हमको हिंदू और मुसलमान की नजर से मत देखिए, हम पीड़ित हैं। एक माँ है उसको माँ की निगाह से देखिए, उसने बेटी गंवाई है और इस देश का संविधान उसको यह हक देता है कि उसे इंसाफ मिले। हम अगर इंसाफ की बात करते हैं, न्याय प्रणाली पर विश्वास करके हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी हमसे ये कहा जाता है कि नहीं आप टेररिस्ट हो और यहां से छोड़ दो और निकल जाओ, मैं समझता हूं इससे ज्यादा अन्याय जो है हमारे साथ नहीं हो सकता। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा।
अहमदाबाद की भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नामी एक तंजीम ने मुल्क भर के मुस्लिम खवातीन के अज़दवाजी मसाइल हल करने और उन्हें इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। इस मकसद के हुसूल के लिए तंजीम शरई अदालतें कायम करेगी। ये शरिया अदालतें खवातीन पर मुश्तमिल होंगी। गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नामी तंजीम का एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए खवातीन पर मुश्तमिल शरई अदालतें कायम करने का ऐलान किया गया। तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि खवातीन पर मुश्तमिल ये शरई अदालतें निकाह, तलाक, खुला, नान नफ़क़ा, हक़ ज़ौजियत और हक़ विरासत जैसे मसाइल में मजलूम मुस्लिम खवातीन को कुरान और सुन्नत नबवी की रोशनी में इंसाफ दिलाने का काम करेंगी। हमको लगता है कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जब महिलाओं की शरिया कोड चलाएगा, वहाँ पे ऐसी महिलाएं न्याय प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी जो कुरान की आयतें समझती हैं, जो महिलाओं का दुख दर्द समझती हैं, जो महिलाओं के कुरान में दिए गए अधिकारों को समझती है, जो संविधान में महिलाओं को अधिकार हैं वो भी समझती है और महिलाओं का हित समझती है, परिवार का हित समझती है और उसके बाद वो बात करती है। तो ऐसी महिलाएं जब ये न्याय की प्रक्रिया करेगी महिला शरिया कोर्ट में, तो शुरुआत होगी ये जो अन्याय हो रहा है कुरान की जानकारी के अभाव के चलते, उसको कहीं ना कहीं रोक लगने की शुरुआत होगी। पहले मरहले में तंजीम मुंबई, पूना, अहमदाबाद और तमिलनाडु में खवातीन पर मुश्तमिल शरई अदालतें कायम कर रही हैं। दूसरे मरहले में मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शरई अदालतें कायम की जाएंगी। प्रोग्राम में शरीक खवातीन ने इस ताल्लुक से अपनी राय कुछ यूँ जाहिर की। मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि ये होना ज़रूरी है। हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरी हुई हूँ। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के जिम्मेदारों का कहना है कि वो इस मैदान में 2007 से काम कर रहे हैं। अब तक 40,000 मुस्लिम खवातीन उनकी तंजीम से जुड़ चुकी हैं, जिनमें दानिश्वर, दीनी और असरी उलूम से बहरामंद और समाजी बेदारी का जज्बा रखने वाली खवातीन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंद चीन ने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्द से जल्द हतमी शक्ल देने से इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक मुश्तरका फौजी मशकें शुरू करने के लिए भी राजी हुए हैं। वज़ीर दिफा के एंटनी का कहना है कि चीन भी सरहद पर अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। हिंदुस्तानी वजीर दिफा AK एंटनी ने अपने 2 रोजा बीजिंग दौरे के दौरान BDCA समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर चीनी हुक्काम से तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा का कहना है कि दोनों ममालिक की सरहद पर अमन व इस्तेहकाम के लिए बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि BDCA की कई दफात पर फरीकैन ने इत्तेफाक किया है, ताहम इस ज़िम्मे में मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। AK एंटनी ने कहा कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा
और अनकरीब इस माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि BDCA सरहद पर तनाज़े को कम करने में मुआविन साबित होगा। यहाँ ये तज़किरा ज़रूरी है कि हाल